कहानी की शुरुआत में ही शेयर मार्केट कंपनी के एक मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शियोकू। वो अपने जूनियर कॉलिग को ऑन ऑर्डर देता है कि बायोटेक केमिकल कंपनी के सारे शेयर बेच दो, लेकिन उसका कॉलिग ये शेयर बेचने से मना करता रहता है और कई कारण बताता है। फिर भी शियोकू अपने फैसले पर बिल्कुल अडिग रहता है, इसलिए जूनियर के पास कुछ नहीं बचता और उसे उसकी बात माननी पड़ती है। ऑफिस के बाद शियोकू अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेकर घर लौट रहा होता है। असल में शियोकू और उसकी वाइफ का कुछ महीने पहले ही डिवोर्स हो चुका था, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी शियोआन के साथ उसकी माँ के घर में ही रहता था। आज शियोआन का बर्थडे भी था। जब शियोकू अपनी बेटी को गिफ्ट देता है तो शियोआन खुश होने के बजाय और ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही गिफ्ट उसके पापा पहले भी दे चुके थे। खैर, बर्थडे के मौके पर शियोआन अपने पापा से जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलना है, और वो भी कल ही। ऑफिस के काम में बिजी रहने की वजह से शियोकू अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वो उसकी ये ख्वाहिश मान लेता है और अगले दिन उसे बुसान शहर में उसकी माँ के पास ले जाने का प्लान बनाता है। प्लान के अनुसार अगले दिन सुबह शियोकू अपनी बेटी को लेकर सियोल ट्रेन स्टेशन के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें शहर में हो रही अजीब सी एक्सीडेंट वाली घटनाएं भी नजर आती हैं। स्टेशन पहुंचकर दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेन छूटने से ठीक पहले एक लड़की भागती हुई अंदर आ जाती है और यही उनकी इस जर्नी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। उस लड़की के पैर पर कई गहरे जख्म थे और वो किसी तरह ट्रेन में चढ़ी थी। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद वो बेहोशी में सो भी जाती है। उधर शियोआन अपने पापा को सीट पर छोड़कर अकेली बाथरूम की तरफ चली जाती है। इसी दौरान वो जख्मी लड़की अचानक बुरी तरह बीमार होने लगती है। उसे मदद करने एक फीमेल अटेंडेंट आती है, लेकिन तभी वो लड़की जॉम्बी में बदल जाती है और अटेंडेंट पर हमला कर देती है। कुछ ही पलों में वो अटेंडेंट भी जॉम्बी बन जाती है। देखते ही देखते 1 से 2, 2 से 4 पूरा बोगी जॉम्बीज से भरने लगा है। उधर शियोकू जब उठता है और अपनी बेटी को सीट पर नहीं पाता तो वो घबरा कर उसे खोजने लगता है। बाथरूम के पास उसे शियोआन मिल जाती है और वो तुरंत उसे लेकर एक सेफ बोगी की तरफ भागता है। उनके पीछे सैकड़ों जॉम्बी उनका पीछा करते हुए दौड़ते आ रहे होते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से जॉम्बी लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे। वो बस कांच के दूसरी तरफ से लोगों को देखकर जोर जोर से चीख रहे थे। उसी बोगी में एक प्रेग्नेंट महिला थी जिसका नाम था शियोन। वो कांच के दरवाजे पर पानी छिड़कर उस पर अखबार चिपका देती है ताकि जॉम्बी लोग कांच में बार बार सिर या हाथ मारकर उसे तोड़ न दें। उस प्रेग्नेंट महिला का पति था सैंग हो। खैर, जब थोड़ी देर बाद स्थिति थोड़ी शांत होती है तब ट्रेन ड्राइवर ट्रेन के अंदर वाले रेडियो से सबको बताता है कि ट्रेन उन्हें बुसान तक नहीं ले जा सकती। पूरे देश में ऐसी भयानक हालात होने की वजह से ट्रेन सिर्फ देगू स्टेशन तक ही जाएगी और वहां बहुत सारे आर्मी वाले मौजूद हैं, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रेन देगू स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन रास्ते में यांगसुक नाम का एक पैसेंजर किसी से फोन पर बात करते हुए पता करता है कि देगू स्टेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये बातचीत शियोकू भी सुन लेता है। फिर वो भी अपने एक क्लाइंट को फोन करता है और कंफर्म करता है कि सच में देगू स्टेशन बिल्कुल सेफ नहीं है। तब शियोकू उसे कहता है, मैं तुम्हें बहुत महंगे महंगे शेयर फ्री में दे दूंगा, बस हमें देगू स्टेशन से सेफली निकलने में मदद करो प्लीज। ऑफर सुनते ही उसका क्लाइंट उसे कहता है, तुम मेन गेट से मत निकलना, ईस्ट साइड के छोटे गेट से बाहर निकलना, मैं वहीं तुम्हें रिसीव करूंगा। काफी लंबी जर्नी के बाद ट्रेन आखिरकार देगू स्टेशन पर पहुंचती है। पैसेंजर लोग नीचे उतरकर देखते हैं कि स्टेशन पूरी तरह खाली पड़ा है। सब लोग डरते डरते मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन शियोकू अपनी बेटी को लेकर ईस्ट साइड के छोटे गेट से निकलना चाहता है। तभी उसके पीछे वही पागल सा आदमी आ जाता है जिसने शियोकू की फोन वाली पूरी बात सुन ली थी। उसी समय रास्ते की तरफ से एक आर्मी ऑफिसर उनकी ओर आता दिखाई देता है। मदद की उम्मीद में वो पागल आदमी और शियोकू दोनों उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक भयानक सीन दिखता है। उस आर्मी ऑफिसर के पीछे असली जॉम्बी आर्मी खड़े होते हैं जो पूरी स्पीड में उनकी तरफ दौड़ रहे होते हैं। उधर मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे बाकी पैसेंजरों पर हजारों जॉम्बी टूट पड़ते हैं। लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरफ भागने लगते हैं। बहुत से लोग वहीं मारे भी जाते हैं। उधर सुआन पर एक जॉम्बी हमला कर देता है। ठीक उसी समय सैंग हो वहां पहुंचकर सुआन को बचा लेता है। इस जॉम्बी अटैक में ट्रेन में मौजूद उस स्कूल की बेसबॉल टीम के लगभग सभी लड़के मारे जाते हैं। सिर्फ योंगगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जिनही ही बचते हैं। इसके बाद शियोकू, सैंग हो और योंगगुक मिलकर बहुत हिम्मत दिखाते हुए जॉम्बियों को रोकते रहते हैं ताकि बाकी पैसेंजर लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ सकें। अपनी जान बचाने के लिए सब स्वस्थ यात्री भगदड़ मचाते हुए अलग अलग डिब्बों में चढ़ने लगते हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर सियो और यांगसुक आपस में बात करते हैं कि बुसान ही एकमात्र शहर है जहां अभी तक इन्फेक्शन नहीं फैला है, इसलिए वे ट्रेन को बुसान की ओर ले जाने का फैसला
फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल आखिरी पल में दौड़ते दौड़ते शियोकू, सैंगहो और योंगगुक ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर सैंगहो अपनी पत्नी को फोन करता है और पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी शियोकू की बेटी सोआन के साथ 13 नंबर बोगी के एक बाथरूम में छिपी हुई है। इधर योंगगुक भी अपनी गर्लफ्रेंड जिन्ही को फोन करके पता करता है कि वो किसी सेफ बोगी में है जहां उसके साथ और भी कई लोग छिपे हुए हैं। योंगगुक उसे कहता है, हम तुम्हारे बोगी में आ रहे हैं। जिन्ही बहुत खुश होकर बोगी में मौजूद सबको बताती है कि उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वही बोगी में मौजूद सियो योंग सुक एक बेहद स्वार्थी आदमी होता है। वो सबको कहता है, हम किसी बाहर वाले को इस सेफ बोगी में अंदर नहीं आने देंगे। क्या गारंटी है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे? अगर वो हमें काट दें तो? उधर शियोकू, सैंगहो और योंगगुक 13 नंबर बोगी की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। वे हिम्मत दिखाते हुए सामने आने वाले ज़ॉम्बियों को मारते गिराते आगे बढ़ते जाते हैं। तभी ट्रेन एक लंबे टनल के अंदर घुस जाती है। अंधेरा होते ही तीनों ध्यान देते हैं कि ज़ॉम्बी कुछ भी नहीं देख पा रहे और इसी मौके का फायदा उठाकर तीनों तेजी से 13 नंबर बोगी तक पहुंच जाते हैं। अब वे वहां मौजूद सैंगहो की पत्नी शियोन, शियोकू की बेटी सोआन और एक बुजुर्ग महिला को लेकर सुरक्षित बोगी की तरफ लौटने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उस पागल आदमी को बचाने की कोशिश में शियोकू ज़ॉम्बियों की नजर में आ जाता है। इसके बावजूद वे किसी तरह दौड़ते भागते सेफ बोगी की ओर पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद होने से पहले ही ज़ॉम्बी अपनी हाथ, पैर और सिर अंदर घुसा देते हैं और दरवाजा अटक जाता है। सैंग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पकड़े रहता है और उधर शियोकू ज़ॉम्बियों से लड़ रहा होता है। ठीक इसके दूसरी तरफ वाले बोगी में बाकी के सभी स्वस्थ लोग थे। योंगगुक जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, दरवाजा खोलो खोलो, लेकिन अंदर मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा योंगगुक की गर्लफ्रेंड जिन्ही का मुंह दबा दिया जाता है और दरवाजा और ज्यादा कसकर बंद कर दिया जाता है। गुस्से में भरकर योंगगुक बेसबॉल का बैट उठाकर दरवाजे पर चोट मारता रहता है, अपनी और सबकी जान बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए। उसी समय दरवाजा पकड़े हुए सैंग को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के सामने ही सैंग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। आखिरी क्षण में योंगगुक दूसरी तरफ का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक सैंग जिस दरवाजे को पकड़े हुए था वो टूट जाता है और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। इसके बावजूद सैंग अपनी आखिरी सांस तक ज़ॉम्बियों को रोकता रहता है ताकि उसकी पत्नी और उसका आने वाला बच्चा बच सके। किसी तरह शियोकू, सोआन, सैंग की पत्नी, वो पागल आदमी और कुछ और लोग सेफ बोगी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला और सैंग दोनों ज़ॉम्बियों के हाथों मारे जाते हैं। सेफ बोगी में पहुंचते ही शियोकू सियो योंग सुक और सियो को गुस्से में पकड़कर मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए। अगर तुम दरवाजा खोल देते तो वो आज जिंदा होते। लेकिन चालाक सियो योंग सुक बाकी पैसेंजर्स को बहका देता है और कहता है, ये लोग शायद इन्फेक्टेड हैं, इन्हें बाहर निकालो नहीं तो ये सबको मार देंगे। ऐसा सुनते ही बोगी में मौजूद सभी लोग एक होकर शियोकू, उसकी बेटी सोआन, सैंग की प्रेग्नेंट पत्नी योंगगुक, पागल आदमी और जिन्ही को अगले बोगी में भेज देते हैं। जिन्ही रोते हुए योंगगुक से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, और वो भी उनके साथ उस अगले बोगी में चली जाती है। उधर सेफ बोगी में बैठी एक महिला बहुत टूट चुकी होती है। असल में सैंग के साथ जो बुजुर्ग महिला मरी थी वो उसी महिला की बड़ी बहन थी। वो समझ जाती है कि उसकी बहन की मौत इन स्वार्थी लोगों की वजह से हुई है, इसीलिए वो चुपचाप उस कमरे का दरवाजा खोल देती है जहां पूरा झुंड ज़ॉम्बियों का बंद था, और पलक झपकते ही वो पूरा बोगी उनकी चीख चिल्लाहट और तबाही से भर जाता है। एक भयानक मौत का तूफान वहां टूट पड़ता है। अचानक ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन ड्राइवर इंटरकॉम पर बताता है, आगे की रेल लाइन टूट चुकी है, इस ट्रेन से आगे जाना नामुमकिन है। मैं बाईं तरफ खड़ी दूसरी ट्रेन लेकर बुसान जा रहा हूँ। जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो वो जल्दी उस ट्रेन की तरफ आ जाओ। उधर जिस बोगी में तबाही मची थी उसके वॉशरूम में सियो योंग सुक और एक ट्रेन कर्मचारी छिपे हुए थे। ड्राइवर की बात सुनते ही योंग सुक उस ट्रेन कर्मचारी को ज़ॉम्बियों की तरफ धक्का देकर खुद भाग जाता है। इधर शियोकू और बाकी बचे हुए लोग बाईं तरफ वाली ट्रेन की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक जलती हुई ट्रेन आकर उनकी ट्रेन से टकरा जाती है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि सब घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। इसके बाद दिखता है कि योंगगुक और जिन पूरी ताकत से एक ट्रेन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाईं वाली ट्रेन तक पहुंच सकें, लेकिन तभी पीछे से वही स्वार्थी आदमी योंग सुक वहां पहुंचता है। वो जिनको जोर से धक्का देकर ज़ॉम्बियों के सामने फेंक देता है और खुद भागकर बच निकलता है। योंगगुक अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता। उसे पता है जिन अब ज़ॉम्बी बन जाएगी, फिर भी वो उसके साथ ही रुका रहता है। थोड़ी देर बाद जिन ज़ॉम्बी बन जाती है और योंगगुक को काट लेती है, और यहीं पर दोनों का सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उधर सीईओ योंगसुक अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से सेफ ट्रेन की ओर दौड़ रहा होता है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो रेल लाइन पर गिर पड़ता है। उसे गिरता देख ट्रेन ड्राइवर भले मन से उसे उठाने आता है, लेकिन जैसे ही एक ज़ॉम्बी ड्राइवर को काटा है, योंगसुक उसे धक्का देकर ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है और खुद दौड़कर बाईं तरफ वाली ट्रेन में चढ़ जाता है। बेचारा ट्रेन ड्राइवर वहीं मारा जाता है। अब सीन कट होता है शियोकू पर।
वो, उसकी बेटी स्वान, सैंग की प्रेग्नेंट पत्नी और वो पागल आदमी, चारों ऐसे जगह फंसे हुए हैं जहां उनके ऊपर ही ज़ॉम्बियों से भरी एक पूरी ट्रेन उलटी पड़ी है। जान हथेली पर लेकर शियोकू किसी तरह अपनी बेटी और सैंग की पत्नी को लेकर बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से लटक रहा ज़ॉम्बी भरा बोगी टूटकर नीचे गिरने लगता है और सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ झपटे हैं। ये देखकर वो पागल आदमी अपनी जान कुर्बान कर देता है, खुद को ज़ॉम्बियों के हवाले कर देता है ताकि शियोकू, उसकी बेटी और सैंग की पत्नी बचकर निकल सकें। आखिरकार वे तीनों दौड़ते दौड़ते बुसान जाने वाली उस ट्रेन को पकड़ लेते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी किसी भी तरह उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। सैकड़ों ज़ॉम्बी एक साथ उन पर टूट पड़े और ट्रेन के पीछे लटक गए। इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ होने की वजह से ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। बहुत कोशिशों के बाद शियोकू ज़ॉम्बियों को लात मार मार कर ट्रेन को उनसे छुड़ा देता है, लेकिन जब शियोकू ट्रेन ड्राइवर के रूम में पहुंचता है तो देखता है कि सीईओ यांग सुक अब तक ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। आखिर में शियोकू उसे ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब हो जाता है, बट गिरने से ठीक पहले यांग सुक शियोकू के हाथ में जख्म दे देता है। हाथ पर लगा कांटा देखकर शियोकू समझ जाता है कि अब उसकी बेटी को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो होश में रहते रहते अपनी बेटी और सैंग की प्रेग्नेंट वाइफ को ड्राइवर के केबिन में बंद कर देता है। छोटी सी सोवान अपने पापा को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती, रो रो कर उनसे चिपक जाती है, लेकिन शियोकू के पास और वक्त नहीं बचा था। आखिरकार वो अपनी बेटी को छोड़कर ट्रेन के आखिरी छोर पर चला जाता है। एक तरफ बच्ची की चीखें और दूसरी तरफ अपने पापा का धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलता शरीर। शियोकू ऐसे वक्त में अपनी बेटी के साथ बिताए बचपन के पल याद करने लगता है। पहली बार उसे गोद में लेना, उसे बड़ा होते देखना, इन सारी यादों के साथ वो ट्रेन से कूद जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच चुकी है। वहां आर्मी वाले दीवार बनाकर बंदूकें ताने बैठे थे। पहले उन्हें लगा कि यह दोनों भी ज़ॉम्बी हैं और वो उन्हें शूट करने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि ये दोनों इंसान हैं। सोवान अपने पापा को खोने के गम में धीमे धीमे गाना गा रही होती है। यह देखकर आर्मी उन्हें बचा लेती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वायरस फैलने की असली वजह शुरुआत में दिखाई गई थी जब शियोकू ने ज्यादा प्रॉफिट के लोभ में एक बायोटेक कंपनी के सारे शेयर बेच दिए थे। उस कंपनी को भारी नुकसान हुआ और वो एक खतरनाक वायरस पर काम कर रही थी। पैसे की कमी की वजह से वो अपने वायरस प्रोजेक्ट को सेफ तरीके से संभाल नहीं सके और वही वायरस लीक होकर बाहर फैल गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उसी वायरस का परिणाम था।